बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्ती था, जिसमें हम बात कर रहे थे आयनन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसी क्रम में हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, परिरक्षण प्रभाव और कौन सा भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि Z इफेक्टिव। सर उसको तो बहुत बार पढ़ लिया, अभी एक दो बार पढ़ने को और मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ, परिरक्षण प्रभाव और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं तो वो दोनों इस चैप्टर की जान हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो दोनों यदि आपको आते हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। अब उसी क्रम में हम आगे लेकर के चलते हैं कारकों को, कक्षकों का भेदन प्रभाव और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, कक्षकों का भेदन प्रभाव आपके लिए नया हो सकता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और हमने एक क्लास यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी इसकी ली हुई है, ठीक है। तो आप बात करते हैं यहाँ पे कक्षकों का भेदन प्रभाव क्या होता है। तो ये देखते हैं, यदि मैं बात करता हूँ सर कक्षकों का भेदन प्रभाव क्या है, तो ध्यान रखना कक्षकों में आप किसको उठाओ, यहाँ पे कक्षक को उठाओ, ठीक है। अच्छा, कक्षक के, और ये बताइए मुझे, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि कक्षक की यदि हम बात करते हैं तो आप मुझे बताइए ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये नाभिक है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, नाभिक में क्या क्या रहता है, पहले रिवाइज कर लो सर, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसपास चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कक्षकों को भेदन प्रभाव की, तो कक्षक आप यहाँ से उठाइए। अब कक्षक के, ध्यान दीजिएगा बातों पे, कक्षक के केंद्रक की ओर जाने वाली प्रवृत्ति को ही क्या बोला जाता है, भेदन क्षमता बोला जाता है। यानी कि कोई भी कक्षक है, यानी किसी भी कक्षक की केंद्र की ओर यानी कि केंद्रक की ओर जाने की प्रवृत्ति या फिर इसकी प्रकृति को ही क्या बोला जाएगा, भेदन क्षमता बोला जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक ही कक्षा की बात करते हैं हम, ठीक है। एक ही कक्षा की यदि बात की जाए तो वहां पे विभिन्न कक्षक होंगे, तो उनकी भेदन क्षमता की मैं बात करूं तो वो किस प्रकार से यहाँ पे होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो एस की हम बात करते हैं, एस कक्षक की यदि बात करता हूं तो एस कक्षक की जो भेदन क्षमता होगी वह सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम एफ कक्षक की होगी। आगे बात समझ में, यानी कि सबसे ज्यादा एस की होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, पी की होगी, उससे कम किसकी होगी, डी की होगी, उससे कम किसकी होगी, एफ की होगी। अच्छा, एस कक्षक की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा बताइए मैंने, अरे हाँ कि नहीं, सही है। यानी कि अधिकतम की यानी कि मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मैंने क्या बोल दिया, एस की मैंने बात कर ली, ठीक है। अच्छा, एस की मैंने बात कर ली, तो और भेदन क्षमता से मैंने क्या बताया आपको कि कक्षक के केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति, यानी कि सर बात ये हो रही है कि एस कक्षक जो रहेगा ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, किससे, केंद्रक से। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। यानी कि बात ये हो गई कि सर ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सर उनको निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यानी कि जो IP का मान होगा वो क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, ठीक है। यानी कि आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव दे दे या फिर आयनन ऊर्जा दे दे, इसका मान क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अतः ऐसे तत्वों का आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में से निकालना हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्यों, क्योंकि एस कक्षक की भेदन क्षमता क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक है। अब भेदन क्षमता यदि सबसे ज्यादा है तो केंद्रक के यहाँ पे पास में रहेगा। अब केंद्रक के पास में है यानी केंद्रक ने उसको जकड़ रखा है। अब इसका मतलब उसको बाहर निकालने के लिए यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी और आयनन एंथैल्पी का मान मुझे क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ बेरिलियम की बात कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ, बोरॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बेरिलियम और दूसरी साइड आप लिख लीजिए यहाँ पे बोरॉन। अच्छा जी, अब बात यदि हम करते हैं इन दोनों की, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो आपको एक बात नजर आएगी क्या, कि सर यदि बेरिलियम की मैं बात करता हूँ तो परमाणु क्रमांक बोलो कितना होता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, 4। अच्छा, इसका बोलो भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन यानी कि 5। अच्छा, यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, तो आप बोलेंगे सर 1s2 2s2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसका लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, 1s2 2s2
1s2 2s2 2p6 होता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए नहीं है। बचा कितना है? 2 2 4, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन है कैसे पता चलेगा? अरे भाई बता रखा है, ये जो होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और यही क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं। पढ़े नहीं हो तुम, इसलिए पता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1s2 2s2 2p1, 2p में कितने गए? बोलेंगे भाई सभी 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे लास्ट में है। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालना है। अच्छा, आप मुझे बताइए, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो इस वाली जगह में कक्षक कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर एस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2s में से निकालना है। और यहाँ पे किस में से निकालना है? 2p में से निकालना है। सर सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी? भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी? जिसकी भेदन क्षमता यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो, यानी कि जो नाभिक के पास में हो, या ये कि जो नाभिक से यहाँ पे अच्छे तरीके से जुड़ा हो। और नाभिक की दोस्ती तो भैया किसके साथ में है? एस के साथ में है, यानी कि भैया यहाँ पे आई पी का मान जो रहेगा वो ज़्यादा आना चाहिए, और यहाँ पे कंपेयर करें तो आई पी का मान कम आना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, बेरिलियम का आयनन एंथैल्पी का मान बोरॉन से अधिक होता है, और यही तो मैंने बताया भाई। यदि कंपेयर करें तो बेरिलियम का क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, और बोरॉन का क्या आएगा? यहाँ पे कम आएगा। और ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि बेरिलियम का आयनन विभव का मान, बेरिलियम के आयनन विभव का मान बोरॉन से अधिक होता है, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फैक्ट तो उन्होंने बता दिया, लेकिन उसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा? ये होगा जो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे, ठीक है। अच्छी बातें बता रहा हूँ, चलो जी। और इसी प्रकार से मैं देखना चाहूँ तो मैग्नीशियम की मैं बात करूँगा और एल्यूमिनियम की, ठीक है। एक मैंने बता दिया, अब एक आपको करना है यार, है ना, ध्यान देना। अब इसका जो रीज़न है वो आपको पता करना है। कैसे करोगे गुरुदेव? आपने बताया है क्या? हाँ बिल्कुल बताया है, 2 मिनट पहले इसका बता के निपटाऊँ, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब दूसरा क्वेश्चन ईमानदारी से सबको करना है, ठीक है, ध्यान देना भैया ना। चलो जी, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर पीरियोडिक टेबल में यदि हम देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में अपन ने क्या कर रखा है? वर्गों के और भी नाम दे रखे हैं, ठीक है, 1a 2a इस तरह से दिए हुए हैं ना, आवर्त सारणी होगी सभी के पास में। तो वहाँ पे यदि आप देखेंगे 2a वर्ग, 2a वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं उनकी आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो क्या है? 3a से ज़्यादा है। यानी कि सर कहना ये चाहते हो कि आप 2a की आयनन एंथैल्पी 3a से ज़्यादा है, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद ऐसे कर लो, सर 3 बड़ा होता है लेकिन अपनी दुनिया में नहीं होगा, ठीक है। 3 होता बड़ा है लेकिन अपनी दुनिया में नहीं होगा, यहाँ पे 2a बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2a की IP का मान 3a की IP से ज़्यादा होगा, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट, सर नोट में क्या लिखा हुआ है? चलो जी, नोट के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिलियम के आयनन एंथैल्पी कार्बन से अधिक नहीं होगा। अब सर ये चक्कर पड़ गया। अभी तो आप बोल रहे थे कि सर यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ इस वाली चीज़ में, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि सर बेरिलियम जो है ना उसका क्या है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 4 है, इसलिए ये ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या आ गया? कम आ गया। यानी कि सर इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि सर Z जो रहेगा वो यहाँ पे IP के क्या हो जाएगा भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपने दिमाग ज़्यादा लगा लिया, इसका कारण ये नहीं था। आप यहाँ पे एक चीज़ देखो यार, है ना। अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे? बेरिलियम और कार्बन को, है ना। चलो जी, बेरिलियम और ये भाई कार्बन, दोनों को तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे भी आपके काम आएगा। Z बराबर बोलेंगे सभी 1s2 2s2, ठीक है। अच्छा, कार्बन Z बराबर 6, ठीक है। अच्छा, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा 1s2 2s2, अच्छा कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? 2p2, ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से याद रखना कि सर यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है, यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है, लेकिन बालकों आपने नोट पूरा पढ़ा नहीं है। जो ये मैंने रूल बताया है ना, ये यहाँ पे परमाणु क्रमांक को देख करके नहीं लगाना है कि नहीं सर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कम है, कार्बन का ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा कर दो, इसका कम कर दो, ना, ऐसा नहीं है। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी?
यानी कि जो परमाणु क्रमांक का गैप है ना, ध्यान से देखना भाई, परमाणु क्रमांक का जो गैप है यानी कि परमाणु क्रमांक में जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे, आओ पीछे वापस से, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, ओ आइला मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 11। तो आप यहां पे देखेंगे बेरिलियम 4, कार्बन 6, ठीक है। तो यहां पे ऐसा रूल कोई बना नहीं है, ध्यान देना। तो आप देखेंगे यहां पे कि बेरिलियम के आयनन एंथैल्पी का मान कार्बन से अधिक नहीं होगा। यह प्रभाव एक परमाणु क्रमांक के अंतर पर ही प्रभावित होता है। अब सर कैसे पता चलेगा, यदि मुझे आगे के भी निकाल लें, आगे बताऊंगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टेंशन मत लो, है ना। तो देखो भाई लास्ट में लिखा हुआ है, अतः S2 की आयनन एंथैल्पी S2P1 से अधिक है, लेकिन S2 की आयनन एंथैल्पी S2P2 से कम है। अच्छा सर S2P1 कहां पर था, बोलो बोलो, S2P1 कहां पर था? S2P1 आपको यहां पे नजर आएगा बोरॉन में, ठीक है। इसके लिए तो अधिक हो गया था किसका, S2 का। S2 कौन सा भाई, यहां पे। लेकिन यदि मैंने बात की थी यहां पे S2P2, सर कहां पे था, ये रहा भाई कार्बन S2P2। तो यहां पे S2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर ये पूरा लिखाई दो ना, किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है। सब्र करो आराम से, जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फैक्ट बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि सर ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो भैया यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो कि एक्सेप्शन चीज़ें होगी, जो कि अपवाद होगी। और अपवाद तो इसको वैसे भी नहीं बोला जा सकता, क्यों, क्योंकि ये तो रूल नहीं है लेकिन ये अपवाद भी नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, बढ़ते हैं अब आगे। चलो जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हमारा क्या है, अगला कारक है जो कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। चलो जी, अब इसमें यदि देखा जाए तो 2 चीजें लिखी हुई है, अर्धपूर्ण भरे कक्षक और पूर्ण भरे हुए कक्षक। गुरुजी ये क्या होता है, हमने चैप्टर 2 पढ़ा नहीं है, हमें पता नहीं है, तो ध्यान दो भैया। यदि मैं बात करता हूं यहां पे तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं यहां पे SPDF, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इस वाली जगह पे, अच्छा P की बात कर लो, P से बात कर लेते हैं, 2 P, S का तो सबको पता ही है, ठीक है। P की बात करते हैं, P में कितने आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे तो 6 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं, इसमें 14 आ सकते हैं, इसका पता ही है 2 का, ठीक है। अच्छा अब यदि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है ना, यदि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरा का पूरा पेयरिंग बन जाती है ना, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये सब पढ़ी होगी ना आपने, स्पिन क्वांटम नंबर ये सब वहाँ पे मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसे क्या बोला जाता है भाई मेरे, पूर्ण भरे कक्षक, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं यहां पे किसकी, अर्धपूरित की, अर्धपूर्ण की, अर्धपूर्ण, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे P का जो वैल्यू है ना वो 6 नहीं रहेगा। अर्ध का मतलब क्या है, 6 का आधा कर दो, 3 हो गए, ये 5 हो गए, ये 7 हो गए। सर कैसे आया ये, देख लो भाई, रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। P की हम बात करेंगे, चलो जी, P की मैं बात करता हूं तो P के लिए क्या क्या बोला हुआ है, तो आप बोलेंगे सर P के लिए 6 बोला हुआ है, ठीक है। स्पिन वाला भी आएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा D की और यहाँ पे F की, D के लिए कितने कॉलम रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर D के लिए 10 इलेक्ट्रॉन बोले तो 5 कॉलम कर दो, ठीक है। ये लो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, एक से ऐसे, ठीक है। ये लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, कलर चेंज कर देते हैं, ये लो। सर इसका भी बता दो, ये तो और बड़ा हो गया, ये लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसमें भर लेना है ना, ज़्यादा बड़ा है। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर ये तो पूर्ण भरे हुए कक्षक हो गए क्योंकि ये पूरी तरीके से भर चुके हैं, लेकिन यदि इसी को मैं यहाँ पे अर्धपूरित के रूप में देखता हूँ ना, तो वो किस प्रकार से रहेगा। रूल ये था हमारा, एक इसमें भरो, अब एक वापस इसमें मत भरो, अगला जो रहेगा ना इसमें, फिर अगला इसमें, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है,
ठीक है। यानी कि ये जो होगा ना, ऊपर वाला तो पूर्णपुरित हो जाएगा और ये वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, अर्धपुरित हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका देख लो, 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। चलो जी इसको हटा दो, ये लो, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा सर इसका भी बता दो, इसकी यदि मैं बात करता हूँ तो 7 भर दो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 भर दो यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने रिवाइज कराया है। यहाँ पे P के लिए पूर्णपुरित ये है, अर्धपुरित ये है, D के लिए ऐसा वैसा सीन, और यहाँ पे F के लिए आप यहाँ पे लिख ही लोगे, ठीक है। हर कॉलम में 2-2 इलेक्ट्रॉन बनने उल्टे उल्टे स्पिन के साथ में, ठीक है। एक यदि ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा, ऐसा वाला, ठीक है। +1/2 -1/2 कहानी याद आ रही होगी, ठीक है। चलो जी अब बात करते हैं यहाँ पे अगली। चलो जी अब क्या बोला गया है कि सर अर्धपूर्ण भरे कक्षक पूर्ण भरे कक्षक का स्थायित्व तो क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि वो क्या होंगे, स्टेबल अधिक होंगे, ठीक है। यदि वो स्टेबल अधिक हैं, यदि वो अधिक स्टेबल हैं तो यार अधिक स्टेबल है ना, तो आप ही बताओ ना, अधिक स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो नखरे करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, यानी कि आईपी का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इतनी तो बात सर आप नहीं पढ़ाते तब भी बता होती, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले के वीडियोस देखने पड़ेंगे तभी समझ में आएगी। चलो जी तो आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन परिस्थितियों में आवेश का सममित वितरण होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन अब्र बाहर की ओर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा में कमी होती है और तंत्र अधिक स्थायी अवस्था में आ जाता है। अतः ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा की जैसे आवश्यकता होगी तो अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या होगा, जो आयरन विभव होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि आईपी का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इन कक्षकों के लिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बड़े आगे, इस कारण को आप ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये एक नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे यदि हम कक्षक की बात करते हैं तो वहाँ पे आवेश क्या होगा, आवेश का सममित वितरण होता है, और इलेक्ट्रॉन अब्र का आकार किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो आप बोलेंगे सर आकार घटेगा नहीं, वहाँ पे आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले तो इसको रट लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। ये वाली चीज़ आप याद रखो, ये जो मैं बता रहा था ना सबसे लास्ट में बताऊँगा, ये लो, ये कहानी है यानी कि ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये क्या है सर, ये वही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यदि हम यहाँ पे आयरन एंथैल्पी का क्रम यदि देखना चाहें तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे S2P6, अच्छा यहाँ भी S2 है, ठीक है, याद करने का तरीका निकाल ही लेते हैं, यहाँ भी S2 है, S2 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 S2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे P6 P5 P3 P4, यानी कि सर इस वाली जगह पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलो जी बात करते हैं आगे, 2 1 और यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलो आगे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब सर ये गड़बड़ जो हुई है ना वो किस प्रकार से हुई है, ये जो गड़बड़ हुई है ना भाई, ये इसकी वजह से हुई है यहाँ पे, तभी तो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप याद रख लो, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो रीज़न रहेगा वो क्या होगा, जो अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, वहाँ पे एक रीज़न रहेगा। यानी कि ये दो चीज़ों पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो जी अब इसको देखते हैं। सामान्य रूप से किसी आवर्त में, अब आवर्त की हम बात कर रहे हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, 17 बार बता दिया, ठीक है। परंतु अर्धपूर्ण कक्षकों के कारण 5A वर्गों के तत्वों का आयरन एंथैल्पी 6A वर्ग के तत्वों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अतः जो नाइट्रोजन है उसके आयरन एंथैल्पी का मान क्या होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है। यहीं पे एक्सेप्शन बन जाते हैं और यहीं से एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन को डाल देगा। अब आप खुद ही देख लो ना यार, यदि मैं नाइट्रोजन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7 पे,
तो नाइट्रोजन को देखो 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को देखो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो यहाँ पे जो विन्यास है वो क्या हो गया, 2s2 और 2s2 2p3 2s2 2p4। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है यहाँ पे भाई, 2s2 S2 तो सब जगह पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो P3 और P4, तो आप देखेंगे यहाँ पे P3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, P3 का ही तो भाई ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी कि सर मज़ा आ गया, यदि ये वाली चीज़ मैंने याद कर ली ना, ठीक है, 3 बार लिखोगे याद हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो आपके कोई से भी क्वेश्चन जो रहेंगे वो एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलो जी। और यदि हम आवर्त की बात करते हैं तो ये भी क्रम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपका होमवर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा। होमवर्क की यदि बात आती है तो जान निकल जाती है, नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि सर ये जो क्रम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, हो सकता है कि जो आवर्त में हम इधर से इधर चलते हैं, बाएं से दाएं, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए कि सर देखो नियॉन, फिर उसके बाद में तो कुछ और आना चाहिए था, ये कुछ और आ गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन उधर आ गया। ठीक है, ये किस कारण से हुआ है, ये आप इसको देखो। ठीक है, और उसके बाद में पता लगाओ कि हाँ सर ये रीज़न बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जो क्रम रहेगा ना वो इस प्रकार से रहेगा, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में यहाँ पे लिखते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क, यानी कि ये पूरे का पूरा काम आपको यहाँ पे करना है। तो अब बच्चों ये क्या थे, पूरे के पूरे कारक जो थे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले, हम पूरे कर चुके हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे आयरन एंथैल्पी के सार की, यानी कि आवर्तिता की हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो नंबर 14 में बता दिया था। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं आयरन एंथैल्पी के आवर्तिता के साथ में। धन्यवाद।